नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तकिया कलाम तो सदैव अपना वो रहता ही है, जिस तरीके से मैं अभिभाषण मेरा स्टार्ट करता हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं 21 अगस्त आखिर भारत बंद क्यों। ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है मुझे भी, और समझ नहीं आ रही है काफ़ी लोगों को भी। बस भारत बंद के नाम पे झंडे उठा के निकल तो गए घर से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, या उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया है, किस तरीके से बातें चल रही हैं। बस मन उठाया, रैलियों में शामिल हो गए, बंद उठाया, उसके बाद में देश बंद का प्रसारण कर दिया, कई सोशल मीडिया हैशटैग चला दिए, सारी चीजें कर दी। बातें किसी को पूरी पता नहीं है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, भारत बंद क्यों है। मैं आप लोगों को बताता हूं। भारत बंद इसलिए है कि किसी गरीब का बच्चा मेहनत करके और लोगों से आगे ना निकल जाए। कोई मेहनती बालक जो अपने दम पे कुछ करना चाहता है वो कहीं आगे ना निकल जाए। गरीब और जो अमीर के बीच की खाई है वो यथावत वैसी की वैसी बनी रहे। लोग अपना पर्सनल एजेंडा ऐसे कैसे साधते रहें। सीधा सा तात्पर्य यही है कि गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर, इसलिए आज भारत बंद है। अब आप लोगों के बोलोगे कि क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, थोड़ा सा गला सूख रहा है, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। सच यही है, आगे की स्लाइड्स में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि डार्क रियलिटी है क्या। यहां ऐसा है कि लड़ाई क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर को लेकर छिड़ी सबसे पहले तो। उसके बाद में जब भी किसी समाज पे बात आती है, जैसे अभी SC ST की बात आ रही है, आधे लोगों को ये बातें पता ही नहीं है कि ये चीजें काम किस तरीके से करती हैं और होती किस तरीके से है। तो भारत बंद तो आज क्यों है मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई अच्छा मेहनती कर्मठ बालक आगे निकल के ना आ जाए, वो भी उन लोगों से जो लगातार आरक्षण का लाभ लिए जा रहे हैं, है ना। लंबा नहीं खींचेंगे, सीधी सी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमिलियर लागू करने का फैसला दिया है। कई लोगों को तो यही नहीं पता है। काफी लोग क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि SC और ST जो वर्ग होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति, उसके अंदर आप क्रीमिलियर जो डिपार्टमेंट होता है, क्रीमिलियर एक्सप्लेन करूंगा आपको थोड़ी देर में, रुको, उसको लागू कर दिया जाए। तो आप लोगों को मैं स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि क्रीमिलियर पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की 7 सदस्यीय बेंच के कुछ सदस्यों ने क्रीमिलियर पर ओपिनियन दी थी। वे ओपिनियन फैसले में शामिल नहीं थी। आप लोग किसी चीज पर राय दे देते हो ना, तो वो राय फैसले के अंदर शामिल नहीं होती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा था राज्य सरकारों को कि आप लोग यदि विशेष कोटे के अंदर विशेष जनजातियों या जातियों को रिजर्वेशन अलग से देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये उन्होंने कहा था, ताकि वंचित वर्ग को जो अपना समाज होता है उसकी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन लोगों ने इसे भी अनर्गल वे में ले लिया। दूसरी बात करें कि मोदी सरकार क्रीमिलियर लागू कर रही है, ये देखो, ये सरासर झूठ है ना, कि मोदी सरकार क्रीमिलियर लागू कर रही है। वो करना ही नहीं चाहते, उनकी राजनीति इसी के दम पे चल रही है। वो क्यों करेंगे आप लोग मुझे इतना बता दीजिए। संभव ही नहीं है ये चीज तो, कि वो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर के बारे में बातें भी कर लें। उन्हें पता है किसी एक वर्ग को नाराज कर देना या किसी एक वर्ग के बारे में कुछ बोल देना सीधा उनके वोट बैंक के ऊपर अटैक होता है, और वोट बैंक पे अटैक मतलब उनकी राजनीतिक पहचान को खतरा। तो वो इस प्रकार का काम करेंगे नहीं। तो ये भी भ्रम में ना रहे आप लोग, मोदी सरकार इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे थे कि वो 400 पार वाला ड्रामा चला था ना, तो वो संविधान के साथ में छेड़छाड़ करने वाले हैं और भी बहुत सी चीजें करने वाले हैं। वो चीजें संभव नहीं है, वो नहीं करेंगे इस प्रकार का। क्रीमिलियर क्या है ये आपको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। ये OBC के अंदर लागू है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर डिपार्टमेंट, ठीक है। क्रीमिलियर क्या है? क्रीमिलियर उन परिवारों को माना जाता है जिनकी हर साल की आय 8 लाख हो और यह 3 साल तक लगातार हो। ऐसे को क्रीमिलियर मानकर आरक्षण से अलग कर देते हैं। यह OBC में लागू है। इससे IAS RS स्तर के अफसरों के बच्चों को आरक्षण मिलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई IAS है, कोई RS है, उनका बच्चा इस रिजर्वेशन को लेकर क्या करेगा? वो तो पहले से इतने सक्षम हैं कि उनको वातावरण ऐसा दिलाया जा सकता है, उनको स्टडीज वगैरह ऐसी करवाई जा सकती हैं कि एक कमजोर बालक को भी काफी आगे पहुंचाया जा सकता है। जरूरत तो उन्हें है जो सच में वंचित हैं, जिनके पास आज भी संसाधनों की कमी है। ये चीजें आप लोग भ्रम में ना रखें कि ये छुआछूत जैसी चीजें चली गई हैं, नीची जातियों के साथ ऐसे काम नहीं होते हैं। सारे काम आज भी होते हैं। इसलिए पहले उन्हें उठाने की आवश्यकता है, ना कि क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर जो डिपार्टमेंट है ना, इसके ऊपर उंगली उठाने की। ये जो फैसला दिया जा रहा है बिल्कुल सही दिया जा रहा है। इसके लिए चाहे आप भारत बंद करो, चाहे पूरा विश्व बंद कर दो, गलत के सही के खिलाफ यदि आप खड़े होते हो ना, तो इसमें आप गलत हो, ना कि सामने वाला। आगे बात करें, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी में कोटा बनाने का फैसला दिया है? बिल्कुल दिया है।
ये जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि उन्होंने ये सुझाव दिया है कि कुछ विशेष जाति जनजातियों या ओबीसी वर्ग में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो काफी पिछड़ी हुई हैं, तो उन्हें विशेष कोटे का प्रावधान देके उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई है। आगे बात करें कैटेगरी में कोटा देने में मोदी सरकार की क्या भूमिका है। ये वही चीज रहेगी कि मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के क्रीमिलियर के सुझाव को रद्द कर दिया, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैटेगरी के वर्गीकरण के राज्यों को दिए अधिकार के फैसले पर स्टडी करवाने के लिए विशेषज्ञों को दिया। यह बिल्कुल सही काम है कि कम से कम पहले आंकड़े जारी किए जाएं, आंकड़े जारी करने के बाद में उन तथ्यों को सामने लाया जाए, और तथ्यों को सामने लाने के बाद में उसके ऊपर एक्शन लिए जाएं। इस प्रकार के काम ना किए जाएं कि तानाशाही जैसे मन में आया वैसे ही कर दिया। ना, ये चीजें कभी भी किसी भी समाज के हित में नहीं हो सकती हैं, किसी भी वर्ग के हित में नहीं हो सकती हैं, और विद्यार्थी हित में तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सब कोटा या वर्गीकरण का केस कैसे आया, देखो ये आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि 1975 में पंजाब की कांग्रेस की ज्ञानी जेल सिंह सरकार ने एससी कैटेगरी में आधा सीटों का कोटा मजहबी सिख व वाल्मीकि जातियों को देने का फैसला किया था। ये 1975 की बात है ना। यह 2006 तक चला, जब पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने रोक लगा दी, तब इसके विरोध में पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वाल्मीकि एवं मजहबी सिख को कोटा रखने के लिए कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार एक्ट 2006 कानून लेकर आई। 2010 में चमार महासभा के देविंदर सिंह के चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने 50% कोटा देने की धारा 4-5 पर रोक लगा दी 2010 में। पंजाब, ये वो चीजें हैं जो चलती आ रही हैं। लास्ट में यही मान लो कि राज्य द्वारा कोटा दी जाने वाली जातियों की स्थिति की जांच कोर्ट भी कर सकती है। और न्यायिक संरक्षण आप लोगों को कल भी मैंने बताया था, और ये जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने काफी डिटेल वाइज बताया है, सारी की सारी चीजें बताई हैं। वहां जाके समझ जाएं कि रिजर्वेशन सिस्टम कैसे काम करता है और रिजर्वेशन सिस्टम किसके ऊपर लागू होना चाहिए, किसके ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। आप पीढ़ी दर पीढ़ी यदि रिजर्वेशन देते रहोगे लोगों को, तो फिर वो समाज के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है, और उसके परिणाम आपके देश को ही भुगतने पड़ेंगे, आपके समाज को ही भुगतने पड़ेंगे, और वो आंच आपके परिवार पे भी आ सकती है। ये इतिहास था पुराना जिसके ऊपर लड़ाई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने एससी में कोटा देने का फैसला किया है। ये उन्होंने जो पिछली बात थी उसी के आधार पर दिया था। हरियाणा की कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि एससी के 20% आरक्षण में से 16 वंचित जातियों को आधा कोटा देने का प्रस्ताव है, पर हरियाणा में अभी आचार संहिता लग चुकी है। अध्यादेश जारी करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार में चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। ठीक है, वो जातियों का विवरण मैंने इसमें नहीं दिया है, वो दे दूंगा अगली बार में, कि हरियाणा सरकार ने एससी में वर्गीकरण का कैसे फैसला किया। वो उन्होंने जो उनका एक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होती है ना, राज्य सरकार को दी, इसी के आधार पे उन्होंने फैसला किया था। और मेरे को लगता है कि जातीय वो होती है ना जनगणना, वो अति आवश्यक है। आज तक एससी और एसटी की होती आई है। एक तो ये ओबीसी को भूल जाते हैं, इसकी होनी बहुत जरूरी है कि ये संख्या बल में कितने हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1980 में जो मंडल कमीशन का गठन किया था, उसके आधार पे उसके अंदर 1989 के अंदर ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया था, रिजर्वेशन भी 2 प्रकार का होता है, इस चीज को भी आपको समझने की आवश्यकता है जो मैंने उस वीडियो में बताया था। एक तो एजुकेशनल होता है जो शैक्षिक होता है, और एक एम्प्लॉयमेंट का होता है जो रोजगार को होता है। ओबीसी एससी एसटी को शुरू से ये दोनों उपस्थित थे, लेकिन ओबीसी को बाद में दिए गए। पहले एम्प्लॉयमेंट का दिया गया और बाद में एजुकेशनल दिया गया। उसके बाद बात करें ये सब कोटा या वर्गीकरण क्या है। इसके तहत एक कैटेगरी में कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को कोटा तय किया जाता है। मान लीजिए एससी के 16% आरक्षण में से 4% पिछड़ी एससी जातियां जैसे नायक, मोची, वाल्मीकि, धोबी, बड़ाई, चांडाल और नट, इनको दे दिया जाए। उसी कोटे में से अलग से कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग तो आपस में ही लड़ाई कर रहे हो, दूसरी कैटेगरी की तो बात ही नहीं की जा रही। उसके बाद बात करें कि सब कोटा की सीट नहीं भरी गई एनएफएस के, तो क्या वो सीट जनरल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। यदि वो सीट है ना नहीं भरी गई, तो उसी के आधार पे उसी वर्ग का जो आदमी होता है ना, उसके अंदर उसको एंट्री दे दी जाएगी फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पे। आप लोग ऐसे मत सोचना कि वो सीट खाली रह गई तो वो जनरल की हो जाएगी, नहीं, वो उसी कोटे की रहेगी। आरक्षण का मतलब ही तो यही होता है कि वो कोटा फिक्स है, उसके अंदर कोई एंट्री नहीं ले सकता। मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो यूआर और एक जनरल। जनरल का मतलब हो गया कि वो सीटें सिर्फ और सिर्फ जनरल की हैं, और यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड। मैंने उस वीडियो में आपको सारा बताया था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं, सेंटर की जो सरकारें हैं वो कैसे काम करती हैं। वो जरूर देखें, आप लोगों का शायद ज्ञान चक्षु खुल जाए। सब कोटा का उपयोग राज्य सरकारों ने राजनीतिक फायदे के लिए करके वोट बैंक के लिए किसी भी जातियों को जोड़ दिया, तो यह संभव कैसे है? जब अपने पास सुप्रीम कोर्ट है तो फिर कैसे होगा? एक बार कर्नाटक ने ऐसा करने का प्रयास किया था। देखो, कर्नाटक के ओबीसी वर्गीकरण को
बिना आंकड़ों के कुछ जातियों को अलग कोटा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। अरे जब सुप्रीम कोर्ट है अपने पास में तो अपन को घबराने की कहां आवश्यकता है, वहां चुनौती दे देंगे। ऐसा नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते। राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ना है? राजस्थान में SC ST की जातियों का अलग अलग मत है। राजसमंद चित्तौड़गढ़ के भील समाज लंबे समय से ST में कोटे की मांग कर रहे हैं। कौन से? किधर गए वो? भील समाज, इनको तो है, इनको ST के अंदर है, लेकिन राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लोगों को नहीं है। ठीक है, मांग कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है। वहीं वाल्मीकि समाज की भी अभी कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया रही है। बिल्कुल वो तो रहेगी, आप जिस कोटे के अंतर्गत आते हो, ये कैसे हो सकता है कि राजस्थान का कुछ हिस्सा उस कोटे के अंदर आ जाए और कुछ हिस्सा नहीं आए? ये तो उन लोगों के साथ कुठाराघात है। ये चीज तो सरकार को समझनी चाहिए। भारत बंद का आह्वान किस संगठन ने किया? ये सबसे यूनिक बात है, ये सबसे यूनिक बात है। भारत बंद हुआ कैसे, यह आप लोगों को सच में जानना चाहिए। भारत बंद ऐसे हुआ कि कुछ मूर्ख लोग थे, आपको सच्ची बात बताऊं तो ना, समझने लायक बात, कुछ मूर्ख लोग थे जिनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब होता है। उन्होंने अपने अपने स्तर पे समितियां बना ली। मैं अलग हट जाता हूं, बाद में आप इसको आराम से पढ़ लेना। जो चीज मैं बता रहा हूं ना वही है कि अलग अलग समितियां बना ली। उन समितियों के आधार पे उन्होंने अलग अलग मत दे दिए और फिर उसके बाद में वो रोडों पे निकल गए। कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं था कि किस मैटर पे भारत बंद करना है, किस मैटर पे भारत, जैसे इनके वो स्विच नहीं होता कि ये बंद कर दिया, ये ऑन कर दिया, इस प्रकार से समझ लिया इन्होंने कानून व्यवस्था को। तो वो चीजें काफी गलत है। मैं यहाँ किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के पक्ष में नहीं हूं। जो तथ्य है वही आप लोगों को बता रहा हूं कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं। उसके बाद बात करें SC ST की वंचित जातियों को क्या आपत्ति है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। उन जातियों का कहना है कि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने कानूनी लड़ाइयां लड़ी थी, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व उनका हक है। उनका कहना है कि विरोध स्वरूप भारत बंद का आह्वान करने से पहले उनसे सलाह मशविरा भी नहीं किया गया। लो, मतलब रोज तो जार बार गाल तो खबर लावे, बा कहानी हो रही है। तो कुछ सही कर दें तो भी समस्या और कुछ सही ना करें तो भी समस्या। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे? उन्होंने कुछ सोच समझ के ऐसा किया होगा या फिर आप लोग ज्यादा ज्ञानी हो? मुझे नहीं लगता इस प्रकार का विवरण उन्होंने दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, कुछ विशेषज्ञों को बैठाया होगा, किसी आंकड़ों के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर सारी रिपोर्ट पेश की होगी। और सलाह मशवरा नहीं किया। अरे किससे करें सलाह मशवरा? एक एक आदमी को पकड़ने बैठे क्या? आजा भाई तू भी बता दे, तू भी बता दे, तू भी बता दे। ये तो संभव नहीं है ना। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इस प्रकार की चीजें अलाउड होती हैं, और फिर न्याय का मतलब क्या रह जाता है? नेताओं की प्रतिक्रिया। किरोड़ी लाल मीणा जी जो अपने राजस्थान के नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले मंच से स्वागत किया है। उन्होंने कहा, देखो उनके शब्द बता देता हूं आपको एज इट इज ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद में MP बन गया, तो क्या किरोड़ी लाल मीणा ही लगातार हर जगह आगे बढ़ता रहे? और लोगों को अधिकार नहीं है क्या? और लोगों को अधिकार नहीं है क्या? उनका ये वक्तव्य सच में दिल को छू गया था कि नेता हो तो ऐसे हो, कि हर उस वंचित वर्ग को जिसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। यदि ऐसे नेता हो ना तो समाज का भला हो सकता है। बाकी नेता, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे होते हैं कि एक जो गैंग रेप की पीड़िता होती है उसके ऊपर भी राजनीति करने आ जाते हैं। इस प्रकार के लोगों से सदैव बच के रहें। क्या सच में हम सही कर रहे हैं? बस इसके ऊपर हम अंतिम चर्चा करेंगे। ज्यादा देर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहता नहीं हूं मैं, आप लोगों को पता है। देखो सही तो हम नहीं कर रहे हैं, ये मेरा मत है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक IAS है, उसका बेटा IAS बन गया, उसके बाद में बेटे का बेटा IAS बन गया, फिर वो कम बुद्धि वाला हुआ तो उसके बाद में वो RS बन गया। तो ये जो पीढ़ियों दर पीढ़ी मिलने वाला लाभ है ना, इसके ऊपर रोक लगने का नितांत आवश्यकता है। नहीं तो ये लाभ मिलता रहेगा और वही लोग आगे निकलते रहेंगे जो पहले से आगे हैं, और जो सही में वंचित हैं उनको उचित अवसर नहीं मिल पाएंगे। ये चीजें आप लोगों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो वो समाज वहीं के वहीं जकड़ा रह जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग वही चीजें बोलेंगे कि छुआछूत जैसी प्रॉब्लम्स आज भी हैं। काफी जगह पर दलित समाज को नीचता की दृष्टि से देखा जाता है, काफी जगह पर उन्हें इस तरीके से देखा जाता है। फिर तो वो चीजें होंगी। आप चाहे कितना ही शिक्षा में स्तर में सुधार कर लो, चाहे कितना ही लोगों को कर दो। मैंने आप लोगों को कहा कि सफलता 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो वंश और इनटू वातावरण।
एक बहुत ही अच्छा ब्रॉड माइंडेड लड़का है, जिसका दिमाग माता पिता के जीन्स से उसे बहुत अच्छा मिला है, लेकिन उसको यदि वातावरण यानी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दिया जाए, उसे पढ़ने के संसाधन अच्छे नहीं दिए जाएं और उसे उचित अवसर उपलब्ध नहीं हो, तो उसके बाद में भले ही वो कितना ही महान बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी के अंदर। वहीं यदि कोई बच्चा डफर है, पढ़ने में कमजोर है, लेकिन उसको संसाधन ऐसे दिए जाएं शुरू से, लैपटॉप वगैरह अच्छी स्कूलों में लगातार प्रेशर देते हुए उसे आगे बढ़ा जाए, तो वो निश्चित रूप से सफल होगा। तो जब तक ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं होती, वंश के ऊपर तो अपना कोई जोर नहीं चल सकता। देखो ये सीधी सी बात है। लेकिन जो वातावरण है उसके ऊपर एक तो सरकार को काम करने चाहिए, जो सरकार कर रही है अभी तो वर्तमान समय पे, लेकिन वो कारगर तभी होंगे जब सभी वंचित वर्गों को मौका उचित रूप से दिया जाए। नहीं तो बैठे रहेंगे, जो गरीब है वो गरीब रहेंगे, जो अमीर है वो और अमीर होते रहेंगे। ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी समाज के अंदर, आप चाहे कितना ही कर लो, ये खाई जो अमीर और गरीब के बीच में है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। न तो आप इसका कोई उपाय कर सकते हो। मैंने कल भी आप लोगों को एक ही बात कही थी कि जो हम अपने परिवार पे लागू करते हैं वही चीजें हमें हमारे समाज पे लागू करनी होंगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों में भेदभाव करना स्टार्ट कर दें। आर्टिकल 14 हमें क्या कहता है? समानता का अधिकार। लेकिन ये किस बेसिस पे कहता है? किस बेसिस पे कहता है? किसको समानता का अधिकार? या सभी को समान कर दे? ये तो संभव नहीं है। मैंने कहा ना, अभी भी ऐसे ऐसे वंचित हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनको आगे आने की आवश्यकता है, समाज में कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन ये जो राजनीतिक वोट बैंक होता है ना, इसके चक्कर में सारी चीजें खराब हो जाती हैं। वो लगातार ऐसे घिसी पिटी चीजें हम लेके बैठे रहते हैं। तो ये भारत बंद वाला मामला तो बंद करो, इस फैसले को समझो पहले कि हुआ क्या है, क्यों आवश्यक था। ये आप लोगों के भले के लिए, फिर चाहे ओबीसी समाज आए, चाहे SC ST जनरल कोई भी आए, यदि आप लोगों को उचित अवसर प्रदान करने का मौका दिया जा रहा है तो उसमें फायदा आप लोगों को ही है। पहले तो आप लोग डिसाइड करो ये। नहीं तो वही बात है, चाहे मान लो SC को 13% रिजर्वेशन है, यहां तो दिखेगा नहीं, मैं आगे ले लेता हूं इसको। मान लो SC को 13% रिजर्वेशन है, ठीक है। उस 13% रिजर्वेशन के अंदर वो सभी को सेम पैटर्न में बांट दिया जाए, है ना, सभी को समान है कि कोई भी उसमें आके कॉम्पीट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी ध्यान रख लेना कि किसी भी एक वर्ग विशेष के अंदर कुछ कमजोर जातियां होती हैं जिनको अलग से उठाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें जो मान लो 3 जातियां ऐसी हैं जो अभी भी कमजोर हैं, चाहे शैक्षिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, वो कमजोरी हैं। तो क्या उनको उठाने का अलग से काम नहीं किया जा सकता क्या? ये तो उनके भले के लिए ही है, इन्हें समझना चाहिए ना। बस झंडे उठाए और चल दिए, भारत बंद है, भारत बंद है। ये चीजें तात्पर्य करने से कोई मतलब नहीं है। आप आवागमन को बाधित कर देते हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हो। अरे हक की लड़ाई लड़ो, किसने मना किया है? लेकिन हक की लड़ाई सही तरीके से लड़ो। पहले उस चीज को समझो कि वो चीजें क्या है, चल कैसे रही हैं। ऐसे ही मांग उठा देने से काम नहीं चलेगा। अब इस वीडियो के बाद में काफी लोग आहत तो हो सकते हैं मेरे से, लेकिन पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि मैंने पक्ष सबका रखा है। आप लोग यदि मेहनत करके आगे करके इतना आना चाहते हो, लेकिन वही लोग पैठ जमाए पहले से वहां बैठे हैं, तो आप लोगों को कैसे आने देंगे? ये चीजें आप लोग समझो, ये आपके भले के लिए ही है। बाकी चलो, आप सभी को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी इस प्रकार की कोई भी चीज होगी, मैं सदैव उपस्थित रहूंगा आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, बताने के लिए। धन्यवाद।